हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की प्लेलिस्ट में हम लोग 14th नंबर प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब देखो, प्रीवियस में हम लोगों ने 13th नंबर प्रॉब्लम को जो डिस्कस किया था उसमें फायरवॉल के बारे में बात की थी कि अगर मुझे कंपनी में ओल्ड फायरवॉल रिप्लेस करना है और अगर नया कोई फायरवॉल ऐड करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो इश्यूज आते हैं, कॉमन इश्यूज आते हैं, तो उसके बारे में बात की थी प्रीवियस में, राइट। अभी इस वीडियो के अंदर जो जिस प्रॉब्लम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सुनने में इन लास्ट आपको लगेगा कि एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बट जब ट्रबल शूट करने की बात आई तो इस प्रॉब्लम पे बहुत लंबा डिस्कशन चला। लंबा डिस्कशन का मतलब मल्टीपल टीम्स, लेयर वाइज, जो मतलब हाई लेवल तक की टीम्स हैं, उन सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ा और ट्रबल शूट करना पड़ा। इशू बहुत बड़ा नहीं था, बट इशू क्रिएट वो समझ में आने वाली बात है, क्योंकि नेटवर्क का एक कंप्लीट इंफ्रा होता है। जब भी आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में वहां की जो टोपोलॉजी है वो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप टी सूट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिवाइस किसके साथ कनेक्टेड है, कोर स्विच के साथ कौन सा डिवाइस कनेक्ट है, किस पोर्ट और किस आईपी के साथ कनेक्ट है। अदरवाइज आपके पास टोपोलॉजी सामने है तभी आप टी सूट करने में आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक लंबा टाइम लग सकता है प्रॉब्लम को टी सूट करने में। क्लियर हो गई बात? तो स्टार्ट करें। प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आप ऐसा समझो कि एक ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन का मतलब आप इस तरीके से समझिए कि जो यूजर्स हैं, अभी माइग्रेशन नहीं है, आप मानो माइग्रेशन स्टार्ट, इस प्रॉब्लम तो तभी आई जब माइग्रेशन हुआ, लेकिन माइग्रेशन से पहले की क्या कंडीशन थी? माइग्रेशन से पहले की कंडीशन ये थी कि ये जितने भी यूजर्स हैं इन सबके पास स्टैटिक आईपी था। आप एज्यूम करो आपकी कंपनी के अंदर यूजर्स काम कर रहे हैं वर्क स्टेशन पे, उन वर्क स्टेशन पे जो रनिंग आईपी एड्रेसेस हैं वो सभी स्टैटिक हैं। जो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर हैं, जो आईटी सपोर्ट इंजीनियर है, उन्होंने बहुत पुराना सेटअप है, क्योंकि आप माइग्रेट कर रहे हो, इसका मतलब जिस सेटअप को आप रिप्लेस माइग्रेशन में लेके आ रहे हो वो काफी पुराना और ओल्ड सेटअप था। हार्डवेयर डिवाइसेस भी आप रिप्लेस कर रहे हो, तो उस कंडीशन में अगर आप माइग्रेशन के में अगर आ रहे हो तो पुराना सेटअप देखो, तो पुराने सेटअप के टाइम पे डेस्कटॉप साइड पे यूजर्स जो आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे थे वो डीएचसीपी के थ्रू आईपी नहीं मिले थे, वो आईपी एड्रेस मैनुअल प्रोवाइड किए गए थे, राइट। लेकिन उस टाइम पे यूजर्स इंटरनेट पे जितने भी एप्लीकेशन है, इंटरनेट पे हमारे कुछ एप्लीकेशंस है, वो यूजर्स इजिली एक्सेस कर पा रहे थे, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही माइग्रेशन किया गया, माइग्रेशन करने के बाद जो इंटरनेट पे एप्लीकेशंस थे, जो ऐप सर्वर्स थे हमारे, उन सर्वर्स के थ्रू जो एप्लीकेशन एक्सेस किए जा रहे थे वो यूजर एक्सेस नहीं कर पा रहे। मींस इंट्रानेट, इंट्रानेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। इंट्रानेट क्या है कि एमपीएलएस के थ्रू जो कनेक्टिविटी आपके डेटा सेंटर के अंदर हुई है, ये जो रनिंग सर्वर्स हैं, ये सभी सर्वर्स के थ्रू कनेक्टिविटी प्रॉपर है, किसी भी तरह का इशू नहीं है। मतलब अभी इंटरनेट के एप्लीकेशंस भी रनिंग में थे और इंट्रानेट जो हमारा है उसके भी एप्लीकेशंस रनिंग में थे, लेकिन जैसे ही माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन होने के बाद इंट्रानेट जो ये एप्लीकेशंस है, इससे रिलेटेड जो इंट्रानेट के अंदर जो सर्वर्स हैं लोकल में हमारे प्राइवेट नेटवर्क में, वो सर्वर्स से जो एप्लीकेशंस हैं उन सर्वर्स की एक्सेस है वो प्रॉपर हो रही है, बट वाया इंटरनेट जिन्हें एक्सेस करना था उनकी एक्सेस रुक चुकी है माइग्रेशन के बाद। तो इशू इसमें बताया जाएगा। अगर देखा जाए तो क्लाइंट बोलेगा कि आपने माइग्रेशन किया है तो इशू आपके एंड से है, क्योंकि माइग्रेशन कर रहे हैं, माइग्रेशन के बाद ही ये प्रॉब्लम आई है, इससे पहले किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। तो इस कंडीशन में जब ट्रबल शूटिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने में सबसे पहले, अब माइग्रेशन हो गया है, माइग्रेशन होने के बाद हुआ क्या था, से ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स मैं इसके बाद आपको दूंगा जो आप नोट डाउन कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे यहाँ आई, उसको आपने किस तरीके से रिजॉल्व किया, राइट। तो उसके लिए आगे हम पॉइंट्स बताएंगे, बट आप ऐसा समझो कि जब माइग्रेशन हुआ तो माइग्रेशन में पहले यहाँ स्टैटिक आईपी एड्रेस चल रहे थे। जब माइग्रेशन हुआ तो इधर एक डीएचसीपी सर्वर बनाया गया और इस डीएचसीपी सर्वर से ही जितने भी यूजर्स हैं उन सबको आईपी एड्रेसेस मिल रहे थे। जब ये चेक किया गया कि डीएचसीपी सर्वर से सभी यूजर्स को जो आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे कि डीएचसीपी से आईपी प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, चेक कर लेंगे आईपी कॉन्फिग/ऑल चला के कि आईपी प्रॉपर मिल रहा है। गेटवे पिंग कर रहा है कि नहीं,
गेटवे भी पिंग करके देख लें, गेटवे भी सक्सेसफुली पिंग कर रहा है। जब ये सारी चीजें प्रॉपर है और रनिंग जो भी एप्लीकेशंस है, ये सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं कि नहीं, इंट्रानेट वाले सभी एप्लीकेशन चल रहे हैं, राइट। इस कंडीशन में जब हम इंटरनेट वाले फायरवॉल की बात करते हैं जिसके थ्रू हमें इंटरनेट पे जाना है, क्योंकि यहां पे किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं हुए, तो फायरवॉल इंजीनियर, सिक्योरिटी इंजीनियर डिनाई करता है कि यहां पे कोई चेंजेस नहीं हुए, पहले प्रॉपर सारी चीजें चल रही थी, आपने माइग्रेशन परफॉर्म किया है तो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की, राइट। तो फायरवॉल की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि माइग्रेशन से पहले एवरीथिंग वाज प्रॉपर, सब कुछ ठीक था। तो अब आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर L2 हो या L3 हो या L1, आप ट्रबल शूटिंग क्या करोगे, राइट। तो ट्रबल शूटिंग के लिए ये फायरवॉल इंजीनियर ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये क्लाइंट का इंजीनियर ये सुनने के लिए, क्लाइंट साइड का जो फायरवॉल समझो या फिर आपका लोकल इंटरनेट से जो कनेक्टेड फायरवॉल्स है, इस पे ये सुनने के लिए तैयार नहीं है कि फाइनली प्रॉब्लम हमारे एंड से है, क्योंकि पहले इंटरनेट एक्सेस हो रहा था, वो एप्लीकेशंस एक्सेस हो रहे थे जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने थे। क्लियर। अब ट्रबल शूटिंग कैसे की जाए। जब ट्रबल शूटिंग की बात आई तो ये हुआ कि अब जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या निकला, सोल्यूशन ये निकला कि जो हमारा ये स्विच है, राइट, इस स्विच पे आप ये बोल सकते हो, इस स्विच से एक आप कोई एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट कर लिया गया। एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप अगर ट्रबल शूट करते हो कि इस वाले नेटवर्क में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले आईपी एड्रेस से, जो आईपी एड्रेसेस इन कंप्यूटर्स पे मिले हुए हैं उससे रिलेटेड क्या था कि डीएचसीपी सर्वर पे एक पूल क्रिएट कर दिया गया, उसी पूल से रिलेटेड इनको आईपी मिले हुए थे, उस आईपी का यहां से एक लूप बैक क्रिएट कर लिया गया, लूप बैक बोलो या वर्चुअल इंटरफेस बोलो, और उसके बाद इन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की कोशिश की गई, राइट। एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी आपको बताते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि जो ये यूजर्स है इन पे पहले जो स्टैटिक आईपी दिया गया था, वो जो स्टैटिक आईपी था, वो स्टैटिक आईपी इस तरीके से था जैसे 192.10.129.130.131.132 इस तरीके से आईपी एड्रेसेस स्टैटिक असाइन थे माइग्रेशन से पहले। माइग्रेशन के बाद हमने इन सबको जो आईपी एड्रेस असाइन किए वो वाया डीएचसीपी असाइन किए विद सेम सबनेट, डीएचसीपी पे भी सेम सबनेट रखा 192.168.10.0 CIDR 24। देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एड्रेस भी CIDR 24 में ही आते थे, किसी भी तरह का कोई इशू है नहीं है। 24 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 करेंगे, 1 मान लेते हैं गेटवे है, तो बाकी अदर्स जो एड्रेसेस हैं वो सभी तो सेम सबनेट के आते हैं CIDR 24 में। बट जो इशू निकल के आया वो ये निकल के आया कि जब आप इस सिस्टम का आईपी चेंज करके 192, क्योंकि अब माइग्रेशन के बाद ये नहीं पता कि स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या चल रहे थे पहले, अब जब माइग्रेशन हुआ तो डीएचसीपी के थ्रू सभी को आईपी एड्रेस दे दिया गया, तो ये बात तो स्किप हो गई क्या कि जो इस पे कंप्यूटर्स पहले चल रहे थे उस पे आईपी एड्रेस क्या चल रहा, ये बात तो स्किप हो गई। तो उस टाइम पे जो आईपी एड्रेस चल रहा था वो चल रहा था ये बाद में पता चला ऐसा आईपी एड्रेस, ये पहले नहीं पता था। पहले तो ये हुआ कि 192.168.10 डॉट सपोज मान लेते हैं 6 है, इससे पिंग किया, मतलब कनेक्ट करने की कोशिश की गई, एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हुए। 6 के बाद मान लेते हैं 10 से हुई, एक टेस्टिंग, एक लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगने के बाद ये हुआ कि एक काम करते हैं कि .100 से पिंग करते हैं, फिर भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हुए। फिर ये हुआ कि 140 से पिंग करते हैं, जैसे ही 140 आईपी दिया सिस्टम का और पिंग किया और कनेक्टिविटी की तो सभी इंटरनेट एप्लीकेशन एक्सेस हो गए। इसका मतलब प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम क्या थी कि जब इन सब पे स्टैटिक आईपी एड्रेस ये चल रहा था, उस टाइम पे जो ये फायरवॉल था, इस फायरवॉल पे जो अलाउ किया गया था इंटरनेट पे ट्रैफिक जाने के लिए वो 192.168.10.128 CIDR 25 अलाउ। अब आप बताओ
समझने वाली बात है। क्लाइंट्स मतलब यूजर्स पे जो रनिंग आईपी एड्रेसेस थे वो 129, 130, 31 इस तरीके से थे, राइट। आपने डीएचसीपी के अंदर 10.0 दिया है, तो 10.0 से इनिशियली जो आईपी एड्रेसेस मिलेंगे वो .5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी तरीके से आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, राइट। तो उस कंडीशन में जब ये आईपी, ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लेते हैं कि 150 मशीन्स लगाई है, तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि 128 के ऊपर मतलब जो 129, 30, 31, 32 इस सबनेट में जो मशीन्स आती होंगी उस पे एप्लीकेशन एक्सेस हो रहे हैं, और बाकी जो 128 से पहले वाले हैं उस पे किसी पे एप्लीकेशन एक्सेस नहीं हो रहे, ये भी इशू क्रिएट हो सकता था, राइट। तो आप इस तरीके से समझो कि 128 CIDR 25 इस फायरवॉल से अलाउ था और CIDR 24 अलाउ नहीं था। तो फिर इस फायरवॉल पे जाके जब चेक किया गया तो ये सबनेट अलाउ था, तो अलाउ कौन सा किया गया? 10.0 CIDR 24। ये सुनने में बिल्कुल बेसिक सी बात लग रही, बट आप सोचो कि आपने जब सबनेट कॉन्फ़िगर किया, एक पूल कॉन्फ़िगर किया डीएचसीपी के अंदर, तो सी क्लास का CIDR 24 ही तो दोगे, लेकिन फायरवॉल पे जो अलाउ है वो 25 था। और फायरवॉल इंजीनियर ये कह रहा है कि मेरे एंड पे कोई चेंजेस नहीं है किसी भी तरह का, क्योंकि मैंने कोई चेंजेस ही नहीं किए, और अगर नेटवर्क नहीं चल रहा है, माइग्रेशन आपने किया है तो आप चेक करो। तो इस तरीके से ट्रबल शूटिंग की गई, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है ट्रबल शूटिंग को तो आप ऐसे बोलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट जस्ट चेक द आईपी एड्रेस विद हेल्प ऑफ दिस कमांड ipconfig/all। कंप्यूटर इज गेटिंग आईपी एड्रेस फ्रॉम DHCP और नॉट, जस्ट पिंग विद गेटवे। नेक्स्ट स्टेप इज पिंग विद गेटवे। हम गेटवे के साथ पिंग करेंगे, एवरीथिंग इज ओके, गेटवे सक्सेसफुली पिंग कर रहा है, आईपी, डीएनएस, सबनेट मास्क, एवरीथिंग सब प्रॉपर, ओके। थर्ड स्टेप, वैलिडेट व्हाट ऑल एप्लीकेशन यूजर्स आर अनेबल टू एक्सेस। आप ये देख लो कि जितने यूजर्स हैं सभी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे एक इशू समझ में आया। जो इंट्रानेट एप्लीकेशन है, मतलब जो इंट्रा नेटवर्क है, वो एप्लीकेशन एक्सेस हो रहे हैं। जो इंटरनेट वाले एप्लीकेशन है कि वाया इंटरनेट जिन सर्वर्स को आप ऐप सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हो, वो एक्सेस नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम यहां पे ट्रबल शूट होके आई। इन डिस्कशन with the local IT team, we came to know that users only unable to access the internet application, while all intranet applications are working fine. इंट्रानेट एप्लीकेशंस आर वर्किंग फाइन। कौन से नहीं चल रहे हैं? इंटरनेट एप्लीकेशन नहीं चल रहे हैं, और इंटरनेट पे जाने के लिए यहां पे क्या लगा हुआ है? फायरवॉल, राइट। और जब फायरवॉल टीम को बोला गया तो वो कह रहे हैं हमने तो कोई चेंजेस किए नहीं। तो उसके लिए क्या किया गया? बिफोर माइग्रेशन ऑल इंटरनेट एप्लीकेशन वाज आल्सो वर्किंग फाइन। लोकल टीम से जब बात हुई तो उन्होंने कहा माइग्रेशन से पहले आपके सारे एप्लीकेशन इंट्रानेट इंटरनेट दोनों चल रहे थे, किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं था। तो देखा जाए तो माइग्रेशन के बाद प्रॉब्लम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? जिसने माइग्रेशन किया। तो टी सूट भी वही करेंगे। सिक्स्थ स्टेप, नाउ वैलिडेट व्हाट आईपी यूजर्स गेटिंग असाइंड दिस। यूजर को जो असाइंड आईपी एड्रेस है वो क्या है? 20.6 मिला हुआ है। मैंने वो सबनेट डीएचसीपी पे जो भी आप दे दोगे, डीएचसीपी पे 10.10.20.0 दिया है, इस वजह से यूजर को जो आईपी मिला है वो क्या मिला है? 20.6, 20.7, 20.8 यूजर को ये आईपी मिला हुआ है। चलो ये फाइनल हो गया कि यूजर को ये आईपी मिला है। नाउ validate firewall traffic logs using this source IP. We see the traffic getting blocked for source IP while we already have the policy for this VLAN. ये दिखाई दे रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस से ट्रैफिक क्या है? ब्लॉक्ड एज अ सोर्स। वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी प्रीवियस में मैंने बताया कि वहां पे जो CIDR क्या था? 25 मींस जो होस्ट आईडी होंगी वो स्टार्ट होंगी .129 से, कहां तक जाएगा? 254 तक। 128 अगर नेटवर्क आईडी बनेगा CIDR 25 के साथ, तो फिर इसके लिए क्या होगा? इसके लिए तो अलाउ ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में नेक्स्ट स्टेप था, नाउ वैलिडेट द इंटरनेट पॉलिसीज ऑन द फायरवॉल VLAN 20। जो पर्टिकुलर मतलब यूजर किसी VLAN में होंगे ना आपके,
इनको इशू आ रहा होगा। और जो आपने डीएचसीपी के थ्रू आईपी दिया वो भी किसी वीलैन के अंदर हो सकता है। डीएचसीपी पे तो आप सर्वर पे मल्टीपल पूल्स बना सकते हो फॉर डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स, राइट? Now we validate internet policies on the firewall and after that we see the source subnet is allowed policies. तब ये देखने को आया कि देखा तो वहां पे क्या अलाउ था, CIDR 25। जब आप इसे अलाउ करने गए तो दिखा कि पहले से जो अलाउ है वो .128 नेटवर्क आईडी है। ये नेटवर्क आईडी है अकॉर्डिंग टू CIDR 25 में आपको पता है ना, एक .0 होगी और दूसरी .128 होगी, क्योंकि दो ही सबनेट बनते हैं 25 में। तो बिल्कुल बेसिक है, आईपी तो पता ही होना चाहिए। अर्लियर यूजर यूजिंग द आईपी फ्रॉम एज पर अबोव, जो पहले यूजर थे वो .129 आईपी यूज कर रहे थे, इसलिए उनके कंप्यूटर्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंट्रानेट एंड इंटरनेट दोनों ही एप्लीकेशन वो सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग जो आईपी यूज कर रहे थे .129, 130, 131, 132, 133 इस तरीके से यूज कर रहे थे, राइट? एंड डीएचसीपी यूजर असाइन, डीएचसीपी ने जो आईपी असाइन किया वो .6 दिया है, किसी को .7 दिया है, मतलब इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे देखो ये 10 हो गया, यहाँ पे 20 कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है। चेंज सोर्स सबनेट, फाइनली सोर्स सबनेट क्या कर दिया गया, अब कंप्लीट इसको हटा दिया गया। ये आपका 25 वाला फायरवॉल से अलाउ किसको कर दिया गया, 20.0 को जैसे ही अलाउ किया सक्सेसफुली सारे जितने भी यूजर्स हैं सभी पे इंटरनेट के थ्रू जो एप्लीकेशन हो रहे, मतलब जो नहीं चल रहे थे वो सभी एक्सेस हो गए। तो अब आपको एक बात समझ आई कि लोकल टीम और आपकी जितनी भी सर्वर टीम और नेटवर्क टीम, ये सारी टीम्स आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर ये आपस में मीटिंग ना करें, आपस में कम्युनिकेट ना करें, टोपोलॉजी का आइडिया ना हो, टोपोलॉजी पता ही नहीं है, तो आप बात कैसे करोगे, ट्रबल शूट कैसे करोगे? तो आई थिंक अगर आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो, कहीं एज ए नेटवर्क इंजीनियर काम करते हो और आपको डे टू डे वर्किंग में बहुत ज़्यादा इस तरीके की वर्किंग नहीं है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टोपोलॉजी समझने की कोशिश करो कि हमारी कंपनी की कितनी ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेस के लिए जो हमारा इंफ्रा है उस इंफ्रा की कनेक्टिविटी कैसे है, कि सर्वर किस लोकेशंस पे लगे हुए हैं, सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस क्या है, फायरवॉल, ये तो अब डिपेंड करता है कि आप अगर सिक्योरिटी इंजीनियर हो तो आपके पास फायरवॉल की एक्सेस होगी, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगी, राइट? तो आई थिंक अच्छे से चीजें समझ में आई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक फाइनली, जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हमने टी सूट किया है। थैंक यू। बाकी कमेंट जरूर करिएगा अच्छे से समझ में आया तो।